ऑल राइट, सो डॉक्टर रेनू, आपका भी बहुत स्वागत है। आपने भी समय निकाला और हमारे ऑडियंस को बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप जरूर शेयर करेंगे। तो डॉक्टर रेनू इज BA MS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी फ्रॉम MDU रोहतक, हरियाणा। She is MD in acupuncture from Indian Acupuncture Society of India, Master Reiki Healer from Reiki Healing Foundation, Master of Science in Counseling and Spiritual Health from Anna Valley University, and 18 years experience as a private practitioner in counseling and healing. So we have such a wonderful person with us in today's session. So Dr. Renu, now over to you. Thank you so much, sir, आपने for your kind words. आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है हार्ट डिजीजेस के ऊपर। हार्ट डिजीजेस यानी कि हृदय रोग। हृदय रोग को जानने के लिए, हार्ट डिजीजेस को जानने के लिए हम सबसे पहले हार्ट के बारे में जानते हैं। हार्ट क्या है? ये इट इज अ मस्कुलर एक सेकेंड, आपका ना आवाज थोड़ा नहीं आ रहा है। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, अब आ रहा है? जी जी। ओके ओके। हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन जो मुट्ठी के आकार का होता है, जो ब्रेस्ट बोन के स्लाइटली लेफ्ट साइड में होता है। और हार्ट करता क्या है? हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू द नेटवर्क ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स कॉल्ड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जिन आर्टरीज और वेन्स से सर्कुलेशन होता है उसे ही हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोलते हैं। और हार्ट के, जैसा हम जानते हैं कि 4 चैम्बर्स होते हैं, जो राइट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। और राइट एट्रियम क्या करता है? ये ब्लड को रिसीव करता है वेन से, जो कि डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, गंदा जो ब्लड होता है, वो वेन्स के थ्रू हमारे राइट एट्रियम में, हार्ट के अंदर जब आता है, राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल में जाता है, और राइट वेंट्रिकल से ये फिर लंग्स में जाता है। लंग्स में फिर इसको ऑक्सीजन मिलता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। ये साफ होकर, प्योर होकर ये हमारे लेफ्ट एट्रियम में फिर से आता है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये पंप होकर हमारी पूरी बॉडी में ये फ्लो करता है। ये इसका एक सिस्टम है। तो आपने देखा कि लेफ्ट वेंट्रिकल का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? वो ब्लड को पंप करता है पूरे ब्लड में। तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी होता है, बाकी चैम्बर से लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। और ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, बीपी को कंट्रोल करता है। ये तो हमने हार्ट के बारे में जाना कि इसके 4 चैम्बर्स है, और एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व भी होता है। ऐसे ही हमारे 4 वॉल्व भी होते हैं। तो अब हम इसके फंक्शंस के बारे में जानते हैं। हार्ट के फंक्शन क्या क्या हैं? पहला फंक्शन तो यही है कि पंपिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द अदर बॉडी पार्ट्स। सब बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये भेजता है। फिर उसके बाद और काम क्या करता है? पंपिंग हार्मोन्स। हार्मोन्स भी ब्लड के थ्रू ही जाएंगे, एंड अदर वाइटल सबस्टेंसेस जो होते हैं वो भी ब्लड के थ्रू ही जाते हैं। और नेक्स्ट इसका काम होता है रिसीविंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड कैरिंग मेटाबॉलिक जो वेस्ट होती है, और जो प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, एंड पंपिंग टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन और मेंटेन ब्लड प्रेशर। ये इसके सारे जो हैं फंक्शंस होते हैं। हमने देखा हार्ट कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हमारा एक वाइटल ऑर्गन है, इसी के साथ हमारे, वो कहते हैं ना, दिल धड़कता है तो हम जिंदा हैं। तो ये हम हार्ट के बारे में जाना। अब हमने देखा कि हार्ट जो है, इसको भी जो ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है? जो ब्लड सप्लाई इसको जिन मतलब उससे होती है ना, आर्टरीज से होती है, उसे हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं।
ये पूरे हार्ट के सरफेस के ऊपर होती है। और ये जो होती है मतलब इट आल्सो रिचली सप्लाइड बाय ए वेब ऑफ नर्व्स एंड टिश्यूज जो हार्ट बीट को रिदमिक भी बनाती है। यानी कि ये कॉरोनरी आर्टरी डिजीज जो होती है ये कॉरोनरी आर्टरीज के कारण ही होती है। और हार्ट के ऊपर एक कवरिंग भी होती है। ये जो कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो होता है इसके हार्ट के और पेरिकार्डियम के बीच में एक फ्लूइड होता है जो कि इसको लुब्रिकेशन देता है और ये इसको बाकी जो ऑर्गन्स है उससे मतलब इसको उनके उनके साथ घर्षण से भी बचाता है एक तरह से। तो ये क्योंकि हार्ट डिजीजेस को जानने से पहले हमें हार्ट की फंक्शन को या हार्ट के बारे में अच्छे से जानेंगे तो अब डिजीजेस को अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे। अब हम हार्ट डिजीजेस की ओर आते हैं। तो इसमें सबसे पहली तो कैड होती है जिसे कॉरोनरी आर्टरी डिजीज हम कहते हैं। उसमें क्या होता है ये जो आर्टरीज जो हार्ट को ही ब्लड सप्लाई कर रही हैं वो थोड़ी नैरो हो जाती है और या उनमें कोई ब्लॉकेज आ जाए तो अगर उसमें क्लॉट आ जाए तो क्या होगा कि हार्ट के मसल को जब ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो उसके बाद उसकी वर्किंग जो होती है अफेक्ट करेगी। तो इसी को कहते हैं कि हार्ट अटैक आ गया। तो वो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण होता है। ये है इसकी फर्स्ट जो डिजीज हमने बात की। सेकंड नंबर पे होता है एंजाइना पेक्टोरिस। इसमें क्या होता है कि चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। मतलब कई बार बहुत कहते हैं बहुत पेन हो रहा है जैसे बहुत घुटन सी हो रही है। तो वो पेन क्यों होता है उसका कारण भी यही होता है कि इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई हो जाती है हार्ट को। और ये कई बार तुम बहुत ज्यादा जब फिजिकल हम एक्टिविटी करते हैं एक्सरसाइज वगैरह बहुत करते हैं तो भी कई बार ऐसा होता है ये रेस्ट करके ठीक हो जाता है। इसी की बात करते हुए मैं बताऊंगी कि हमारे यहाँ पास ही एक टाउन पार्क है उसमें हमारे एक योगा टीचर थे। उन्होंने जैसे बहुत जैसे होते हैं ना बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कराना। उस दिन उन्होंने बहुत ज्यादा जैसे ओवर एक्सर्ट किया या बहुत अच्छे से वो किया और उनको ये सेम प्रॉब्लम आई थी एंजाइना पेक्टोरिस की। ये तो फर्स्ट था रेस्ट करके आराम हो जाता लेकिन उनके साथ क्या हुआ उन्होंने रेस्ट नहीं किया। उनको लगा ऐसे ही मुझे पेन हो रहा है। तो अगर ये रेस्ट ना किया जाए तो कई बार क्या हार्ट अटैक हो जाता है। तो वो नहीं मतलब बच नहीं पाए थे। तो कई बार ये छोटी छोटी बातें जो होती है हमें इनको सीरियसली लेना चाहिए। तो जैसे होता है ना चेस्ट में पेन हो रही है तो उसको भी हमें रेस्ट करना चाहिए या इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है कि ये पेन क्यों हो रहा है हमें। कई बार एसिड की वजह से भी हो जाता है एसिडिटी की वजह से इसीलिए ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। थर्ड नंबर पे मायोकार्डियल इंफेक्शन जो होती है ये इसे भी हार्ट अटैक बोलते हैं। इसमें क्या होता है कॉरोनरी आर्टरी की जो सडनली ब्लॉक हो जाता है ऑल ऑफ सडन ब्लॉक हो जाता है। हार्ट के मसल्स को जब ब्लड सप्लाई नहीं मिलती तो मसल्स क्या डेड हो जाती है उनकी वर्किंग नहीं होगी। तो भी ये जो हार्ट अटैक जो होता है कई बार होता है। दूसरा फोर्थ नंबर पे आता है हमारा अरिथमिया। इसमें क्या होता है जो रिदम होता है हार्ट की जो रिदम होती है वो अब नॉर्मल हो जाती है which may interfere with the ability of heart to pump blood effectively। जिसके कारण ब्लड जो है वो अच्छे से जब रिदम उसकी ठीक नहीं है जैसे रिदम होती है ना धक 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 वो कईयों की होती है ना हार्ट बीट बहुत तेज हो गई या हार्ट बीट बहुत स्लो हो गई तो वो अरिथमिया उसमें उसको बोला जाता है। तो फिफ्थ नंबर पे हमारी जो डिजीज आती है वो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसमें क्या होता है इसमें हार्ट इज अनेबल टू पंप ब्लड टू द ब्लड टिश्यूज एफिशिएंटली। क्योंकि कई बार क्या होता है कंजेशन हो जाता है। कंजेशन होने की वजह से वो अपना काम नहीं कर पाता। आयुर्वेदा में इसे बोलता है कि कफ कफ का जमा हो जाता है। जैसे कंजेशन कईयों को बहुत ज्यादा हो जाती है ना कईयों को लंग्स की प्रॉब्लम होती है अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। तो कई बार फ्लूइड जो होता है इसमें भी टिश्यूज में आ जाता है तो इसकी हार्ट की वर्किंग नहीं हो पाती तब ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आ जाता है। और सिक्स नंबर पे आता है हमारा कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या होता है हार्ट का साइज बढ़ जाता है। जैसे इसकी हार्ट की जो वॉल्स जो होती हैं वो बहुत थिक हो जाती हैं स्टिफ हो जाती हैं। तो ब्लड उसमें क्या होता है कि ब्लड की जो पंपिंग करने की एबिलिटी है वो अफेक्ट वो कम हो जाती है। इस कारण ये कार्डियोमायोपैथी इसमें बोलते हैं। फिर है मायोकार्डाइटिस। इसमें क्या होता है इन्फ्लेमेशन हो जाता है।
जैसे हार्ट के मसल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होने के कारण वर्किंग अफेक्ट करेगी तो हार्ट अफेक्ट करेगा। 8 नंबर पे हमारी जो डिजीज है वो है पेरिकार्डाइटिस। उसमें क्या होता है कि हमने बात की कि फ्लूइड एक होता है, पेरिकार्डियम एक कवरिंग होती है और उसके बीच में फ्लूइड होता है। वो कवरिंग जो होती है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है। कवरिंग में इन्फ्लेमेशन आएगी तो ऑब्वियसली हार्ट पे भी इफेक्ट होगा, तो उसकी वर्किंग भी फिर इफेक्ट हो जाती है। अब आता है पेरिकार्डियल एफ्यूजन। इसमें क्या होता है, in this medical condition there is a collection of fluids between the covering of heart and heart itself। मतलब पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच में बहुत ज्यादा जब फ्लूइड जमा हो जाते हैं तब ये मतलब डिजीज जो होती है तब ये प्रॉब्लम आ जाती है। हार्ट के वॉल्व की डिजीज भी हमने सुनी है। कई बार बच्चे पैदा होते हैं तो कहते हैं उनके उनके वॉल्व में छेद है, उसमें ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, तो वो एक डिजीज वो भी मानी जाती है। बाकी कार्डियक अरेस्ट तो हम सब जानते हैं कि ऑल ऑफ सडन क्या होता है कि हार्ट की जो है वर्किंग जो होती है वो एकदम से रुक जाती है। कई बार इंसान सोया होता है, सुबह उठ नहीं पाता, तो क्या होता है कि ऑल ऑफ सडन क्या हो गया कि कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो ये हार्ट की हमने डिजीजेस के बारे में जाना। और इसकी अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन में तो हमारा एक लाइफस्टाइल ही आ जाता है। लाइफस्टाइल हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें हम मतलब हमारा अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज ये सब होना चाहिए। हमारा खान पान जो होता है वो प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। और इसमें क्या है कि वॉकिंग जो होती है वो बेस्ट एक्सरसाइज है, वो ओवरऑल आपके हार्ट को ठीक करती है। और प्लस आप मतलब फैट्स जो हैं वो कम लें, इन बातों को, सॉल्ट कम लेना चाहिए, शुगर भी कम लेनी चाहिए। तो ओवरऑल हमें अपने आप को जब हम ठीक रखते हैं, और सबसे बढ़िया तो जो मुझे लगता है कि अगर हम पॉजिटिव रहते हैं, अपने हार्ट को पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं, जैसे कहते हैं ना कि बॉडी के हर ऑर्गन को प्यार करो। हार्ट को जैसे हम दिल कहते हैं, दिल का वो वही प्यार का ही आ जाता है कि इसमें लव लव माना जाता है। और अगर मैं चक्रा थेरेपी की बात करूं तो ये हृदय चक्र आ जाता है, जिसमें कि हम ग्रीन कलर विजुलाइज करते हैं, लव को विजुलाइज करते हैं। तो अगर इसमें क्या होता है कि सबसे अगर हम प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं और मतलब वो पॉजिटिव वाइब्रेशन और लव की वाइब्रेशन में रहते हैं, तो बहुत हद तक हम अपने हार्ट को हेल्दी बना सकते हैं। और मेडिटेशन तो हम जानते ही हैं, वो तो बेस्ट है ही कि मेडिटेशन से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इसमें भी मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि 1968 की मैं बात कर रही हूँ। मैंने लास्ट भी अपने एक बार मेंशन किया था कि एक आईएएस ऑफिसर थे। मैं 78 की बात कर रही हूँ, जब मैं मेरा ख्याल 10 साल की थी। तो वो आईएएस ऑफिसर थे, उनके वेंट्रिकल जो था मतलब वो एनलार्ज हो गया था, बढ़ गया था। तब हमें यही सुनने में आता था उनका दिल जो है वो एनलार्ज हो गया। तो उससे क्या कि मतलब उनका जो डायग्नोज तो हो गया था, लेकिन ट्रीटमेंट कोई था नहीं। मतलब डॉक्टर कह रहे थे इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो उन्होंने लास्ट में क्या कि वो सरदार थे, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी के मतलब पाठ वगैरह करना शुरू किया। जैसे होता है ना कि हर जगह से जब तुम्हारी इधर उधर सब जगह से तुम्हारा होता है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, तो एंड में हम भगवान को याद करते हैं। तो ये प्रैक्टिकली देखा गया कि उनका जो वेंट्रिकल का साइज बढ़ा हुआ था वो नॉर्मल आ गया था। तब उन्होंने ये कैंप लगाने शुरू किए थे, जिसे मैंने लास्ट वो मेंशन किया कि सर्व रोग का औखद नाम। और ये जो अभी यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है जिसमें कि हम डॉक्टर से एक तरह से पूरा डिजीज के बारे में भी जानते हैं कि क्या होता है, फिर क्योर और प्रिवेंशन भी, फिर काउंसलिंग करने से प्लस मेडिटेशन, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। तो थैंक यू सो मच। अब सर आप बताएं, श्रीवास्तव सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर रेनू। थैंक यू। तो किसी को कुछ स्पेसिफिक कुछ जानना है डॉक्टर रेनू से, कोई सवाल? योगेश सर आप कुछ पूछना चाहते हैं? ऑल राइट। सो जैसा कि हम सब लोगों ने अभी जाना कि जो
हार्ट है हमारा कितना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी में, तो मेरे ख्याल से हार्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ब्रेन और हार्ट ये दो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हमारे बॉडी का होता है। तो हमने आज जाना हार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर रेनू ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हार्ट का फंक्शनिंग, हार्ट के बारे में बताया, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर रेनू ने बताया, मेडिटेशन प्लस लाइफस्टाइल कंट्रोल करके हम चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, इसके रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो एक छोटा सा एक असेसमेंट है जो कि सेल्फ असेसमेंट है, और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अगर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो इसको इसका आंसर भी चाहें तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें तीन बेसिकली वो है, तीन एरियाज है, जैसे स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल, साइकोलॉजिकल एंड मेडिटेशन, ये तीन चीजें हमने ली हुई हैं। तो अगर आप सब लोग सेल्फ असेसमेंट करें कि हाउ लाइक स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल में को अगर हम पैमाना मान लें, एक डायमेंशन मान लें, तो हम इसमें क्वेश्चन जो है हमारा 5 क्वेश्चन है। हाउ यू एक्सपीरियंस्ड एनी फियर, हैव यू एक्सपीरियंस्ड एनी फियर ट्रॉमा फ्रॉम चाइल्डहुड डेज टिल डेट। ये एक क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि अगर आपके मन में कुछ चाइल्डहुड से कोई फियर है, ट्रॉमा है, तो उसको आप यस और नो में बता सकते हैं। उस क्वेश्चन के आगे यस और नो लिख सकते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 यस वाई कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 वाई और एन लिख सकते हैं। अगर यस है तो यस और एन है तो नो। सो सेकेंड, इसी तरीके से डू यू स्लीप आफ्टर 11 PM, आपका स्लीपिंग का क्या पैटर्न है। तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि डू यू स्लीप आफ्टर 11 PM। डू यू एक्सरसाइज डेली, आपका एक्सरसाइज का हैबिट है, आपने कभी अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को इंक्लूड किया हुआ है। आस्क योरसेल्फ, यस और नो में आप रिप्लाई करें। आप चाहें तो चैट बॉक्स में ही इसका आंसर हमें लिखकर भेज सकते हैं। डू यू सिट रिलैक्स्ड और रिमेन हैप्पी एटलीस्ट 3 times इन ए डे। आज के डेट में मैंने ये देखा है कि रिलैक्सेशन हम सब लोग भूले हुए हैं। मैंने ये देखा है ऑफिस के अंदर लोग आते हैं अपना सामान वामान लेकर के, लंच बॉक्स लेकर के आकर के पूरा दिन काम करते हैं, खाना पीना खा करके घर चले जाते हैं। बट इस दौरान अगर 8 घंटे वो काम करते हैं तो 8 मिनट भी वो रिलैक्सेशन के लिए, रिलैक्सेशन के बारे में अवेयरनेस भी नहीं है और रिलैक्सेशन के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के डेट में हमें रिलैक्सेशन हर इंटरवल पे, हर 2-3 घंटे के इंटरवल पे हमें करना चाहिए। तो आस्क योरसेल्फ और चेक योरसेल्फ वेदर यू आर डूइंग दिस और नॉट। डू यू हैव एनी एडिक्शंस। एडिक्शंस के बारे में भी देखें, पूछें अपने आप से, चेक करें कि आपके पास कोई एडिक्शन है, क्योंकि ये सब स्ट्रेसर हैं, स्ट्रेस के लेवल को बढ़ाता है, ये हमारे लाइफस्टाइल में ये होते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन का आंसर यस और नो में आप हमें दे सकते हैं। जो सेकंड है दैट इज साइकोलॉजिकल। तो इसमें भी अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, डू यू हैव पॉजिटिव फीलिंग कॉन्स्टेंटली। हमारा फीलिंग कैसा है, हम अपने साइकोलॉजी पे थोड़ा गौर करें कि हमारा फीलिंग हमारा कैसा रहता है सारे दिन में। सेकंड क्वेश्चन है, डू यू कीप योरसेल्फ बिजी एंड एक्टिव। जैसा कि हम सब जानते हैं कि खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। अगर हम खाली हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो बहुत सारा एविल्स हमारे मन में आ जाता है। तो हमें ये चेक करना है कि आर वी बिजी और एक्टिव इन ए डे। थर्ड क्वेश्चन है, डू यू हैव ए पर्पस एंड मीनिंग फॉर योर लाइफ। पर्पस और मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। अगर पर्पस होगा तो आप अपने आप को वर्दी फील करेंगे। अगर वर्दीनेस नहीं है लाइफ में तो कुछ भी नहीं है। सो डू यू हैव एनी पर्पस, चेक योरसेल्फ, आस्क योरसेल्फ। डू यू बिकम पैनिकी विथ रैपिड ब्रीदिंग और ब्रीथलेसनेस एंड ट्रेमलिंग। ये सब भी चेक करें अपने आप को। ये सारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स है, ये हमें चेक करना है अपने आप से। डू यू रिमेन रिलैक्स्ड एंड इजी एट मोस्ट ऑफ द डे। हम रिलैक्स रहते हैं या कोई भी काम को लेकर के हम भारीपन फील करने लग जाते हैं। तो हमें अपने आप से पूछना है कि आर वी रिमेन रिलैक्स्ड एंड इजी एट मोस्ट ऑफ द टाइम इन द डे।
ये सब चीजें मैंने खुद गौर किया है कि आज की डेट में ये सारा चीज मिसिंग है हम सब लोगों में। हम इन सब चीजों को ओवरकम कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि वी चेक। अगर हम चेक करेंगे तभी चेंज कर पाएंगे। हम चेक भी नहीं करते, देयरफॉर हम चेंज भी नहीं कर पाते। नाउ द थर्ड वन इज, इसका भी आंसर आप यस और नो में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप यस है तो यस और नो है तो नो करके आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने मोबाइल से। और ये सेल्फ असेसमेंट है, अपने आप से आप असेसमेंट करेंगे। ये मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपको हेल्प कर रहा हूं कि कैसे कैसे आप असेसमेंट अपने आप से कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कई बार लोगों के दिमाग में नहीं आता। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने आप से पूछें कभी भी आप फ्री हो तो। उसी तरीके से जो मेडिटेशन है, जैसा डॉक्टर रेनू ने बताया, मेडिटेशन कैन ऑल्सो प्ले ए वाइटल रोल। ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में मेडिटेशन बहुत पावरफुल टूल हो सकता है, बहुत पावरफुल एक्सरसाइज हो सकता है। तो हम इसमें भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई कैन अप्लाई ए ब्रेक ऑन माई थॉट्स। हमारा थॉट का स्पीड क्या है? ऐसा कहते हैं कि हमारे पास स्पीड एक दिन में 70 हजार थॉट हम क्रिएट कर लेते हैं, और उसमें से 90% थॉट्स या तो वेस्ट होता है या फिर रिपीटेड होता है। तो हम चेक करें कि हमारा स्पीड का थॉट, हमारा स्पीड का थॉट का स्पीड कैसा, बहुत फास्ट है, या हम कभी उस पर ब्रेक भी लगा पाते हैं, या ब्रेक लगाना चाहिए भी नहीं। ये सब क्वेश्चन अपने आप से हम पूछें, क्योंकि थॉट का स्पीड अगर जितना तेज होगा उसका हार्ट पर आपका बहुत ही डीप इम्पैक्ट होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम, द सेकेंड क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द टाइम आई कीप रिमेम्बरिंग द पास्ट। आज के डेट में मैंने ये देखा है, या तो हम पास्ट में होते हैं या फिर फ्यूचर में होते हैं, इजंट इट? हम प्रेजेंट में होते ही नहीं है। जबकि पास्ट में क्या है, पास्ट हो चुका है, वो उसके ऊपर हम कुछ कर ही नहीं पाते, कर ही नहीं सकते। फ्यूचर के बारे में हमें कुछ नहीं पता, फ्यूचर कैसा होने वाला है, बट हम इन दोनों चीजों के ऊपर ही झूलते रहते हैं। और इस वजह से हम प्रेजेंट में अपने आप को नहीं रख पाते, जबकि प्रेजेंट में ही सब कुछ है। लाइफ इज व्हाट? लाइफ क्या है? लाइफ प्रेजेंट ही है। जो एक सेकंड जो अभी हमारा प्रेजेंट मोमेंट अभी गुजरा है, यही लाइफ था। हम पिछले 20-25 मिनट से बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं एक दूसरे को, यही हमारा लाइफ है। पास्ट वाला हमारा लाइफ नहीं है, वो बीत चुका है, हमने उस चीज को क्रॉस हम कर चुके हैं। अगले 20 मिनट में क्या होने वाला हमें नहीं पता है, बट इस मोमेंट में, इस एक सेकंड में जो हमने आपसे बात किया, आपने मेरे को सुना, मैं आपको देख पाया, यही लाइफ है। सो हमें ये चेक करना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आर वी रिमेम्बरिंग द पास्ट? ये चेक करें। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड इज, आई एक्सेप्ट अदर्स एज दे आर। आज के डेट में ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक एरिया है। हम लोगों को द मोमेंट वी सी देयर फेस, हम उनके बारे में जजमेंट दे देते हैं। ये लंबा है, ये छोटा है, काला है, गोरा है, ये सब चीजें हम जजमेंट दे करके उसके बारे में एक परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो ये भी हमें चेक करना है। फोर्थ क्वेश्चन है, आई स्पेंड टाइम इन सोलिट्यूड एटलीस्ट 1 hour in 24 hours। हम अपने आप से कनेक्ट हो पाते हैं क्या पिछले एक दिन में, 24 घंटे में? हमने अपने ऊपर कभी ऑब्जर्व किया, अपने ऊपर ध्यान दिया है? अपने ब्रीदिंग के ऊपर कभी ध्यान दिया है? कभी अपने थॉट के बारे में ध्यान दिया है? कभी हमारा थॉट क्या चल रहा है, निगेटिव चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को अपने से कनेक्ट करना। क्या हम कर पाते हैं 24 घंटे में एक बार भी एटलीस्ट? उसके भी कई तरीके हैं। मैं समझता हूँ कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता कि कैसे हम सॉलिट्यूड हों, लेकिन हम आगे के सेशंस में आप सबको ये बताते रहेंगे कि कैसे सॉलिट्यूड हो सकते हैं। देन द फिफ्थ क्वेश्चन, आई एम एबल टू कोऑपरेट विथ एवरीवन। हमारा कोऑपरेशन का एटीट्यूड है कि नहीं, ये भी हमें चेक करना है। क्योंकि कोऑपरेशन, अगर हम कोऑपरेशन वाला अगर भाव हमारे पास है, हमारे मन में है, तो हम हमेशा हल्का रहते हैं।
अगर हम कोऑपरेट करने का भावना अगर ना हो, चाहे ऑफिस में बैठे कॉलीग हों, चाहे हमारे घर में फैमिली मेंबर्स हों, उनको हम कोऑपरेट ना करें ना, तो हम हमेशा भारीपन एक का एहसास होगा हमारे ऊपर। तो हमें हमेशा इस तरीके का एक भाव होना चाहिए। तो हमें ये चेक करना है कि आर वी कोऑपरेटिव, हम अपने से भी कोऑपरेट, अपने आप को भी कोऑपरेट करते हैं कि नहीं। कई लोग अपने आप को भी कोऑपरेट नहीं करते, ये भी हमें चेक करना है। तो ये 3 हमारा इंपॉर्टेंट एरियाज है। एक बार फिर मैं आप सब लोगों को क्वेश्चन से फिर रिपीट कर देता हूँ। द स्ट्रेस एंड लाइफ स्टाइल में हम चेक करें, हैव यू एक्सपीरियंस्ड एनी फियर ट्रॉमा फ्रॉम चाइल्डहुड डेज टिल डेट। सेकेंड वन, डू यू स्लीप आफ्टर 11 PM? डू यू एक्सरसाइज डेली? डू यू सिट रिलैक्स्ड और रिमेन हैप्पी at least 3 times in a day? डू यू हैव एनी एडिक्शन? फिर साइकोलॉजिकल चीजों के ऊपर हम देखें, डू यू हैव एनी पॉजिटिव फीलिंग कॉन्स्टेंटली? डू यू कीप योरसेल्फ बिजी एंड एक्टिव? डू यू हैव ए पर्पस एंड मीनिंग फॉर योर लाइफ? डू यू बिकम पैनिकी एंड रैपिड breathing and breathlessness and trembling? Do you remain relaxed and easy at most of the day? Then meditation के ऊपर questionnaire है, I can apply a break on my thoughts. Most of the time I keep remembering the past. I accept others as they are. I spend time in solitude at least once in 24 hours. I am able to cooperate with everyone. तो ये क्वेश्चन आयर हैं, आप अपने आप से अपना असेसमेंट करें। और अगर आप लोग फर्दर हार्ट से रिलेटेड या होलिस्टिक हेल्थ के सेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस क्वेश्चन आयर को फिलअप करके आप हमें भेज सकते हैं। आप सबके पास हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स होने चाहिए। और हम एक चीज़ और शेयर करना चाहेंगे कि होलिस्टिक हेल्थ केयर प्रोग्राम हमने डिसाइड किया हुआ है अगले 5 दिन में करने के लिए, बट अभी डेट शायद डिसाइड नहीं हुआ है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी जिक्र कर देना चाहूँगा कि व्हाट इज होलिस्टिक हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर किसी भी दुश्मन के ऊपर अगर हमें विजय प्राप्त करना है, यानी किसी दुश्मन को हमें हराना है, तो हमें उस दुश्मन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो डिजीज क्या है हमारे लिए? तो एक एनिमी है। तो हम उस एनिमी के बारे में अगर जानेंगे, तो जैसा कि आज डॉक्टर रेनू ने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि हार्ट डिजीज क्या होता है, हार्ट डिजीज को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हार्ट कैसे फंक्शन करता है, उसके फंक्शनिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस चीज को डॉक्टर रेनू ने बहुत अच्छे से समझाया है। तो यानी कि हमें एक एनिमी के बारे में बताया है। तो अगर हम एनिमी को जान जाएंगे तो हम उसके ऊपर काबू पा सकते हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज सेड नॉलेज इज पावर। अगर हम हार्ट डिजीज के बारे में जान जाए तो एक हमारे पास एक पावर आ जाएगा। एंड नथिंग इन द वर्ल्ड हैपन विदाउट ए रीजन। सो अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है तो देयर इज ए रीजन बिहाइंड इट। इट इज नॉट कि सिंपली कि किसी को हार्ट डिजीज, क्योंकि हम सब लोग हेल्दी पैदा हुए हैं, हम सब हेल्दी पैदा होंगे। जो डिजीज है ये सब हम लोगों ने एक्वायर कर लिया है, कोई ना कोई रीजन है इसके पीछे। सो इन दिस होलिस्टिक हेल्थ केयर प्रोग्राम वी वुड एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ डिजीज and make one understand that each one of us have full control over the cause of illness. हम इस होलिस्टिक हेल्थ केयर प्रोग्राम में ये भी जानेंगे कि हम कैसे अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं, और हम कॉज ऑफ इलनेस के बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे, समझेंगे। एंड ओनली इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ डिजीज। बीमारी का रीजन सिर्फ इग्नोरेंस है और कुछ नहीं है। So by knowledge and control over the factors that cause illness, it becomes easy to prevent and control all type of illness. So once we become aware and acquire the knowledge, we will have the control over the different type of illness. So इस होलिस्टिक हेल्थ केयर प्रोग्राम में व्हाट वी टीच इज द 4 मेन कॉज ऑफ डिजीज। डिजीज के जो 4 डिफरेंट कॉज हैं उसके बारे में हम बात करेंगे।
अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ माइंड एंड इट्स कनेक्शन विद द बॉडी, क्योंकि माइंड और बॉडी का कनेक्शन डायरेक्ट कनेक्शन है। हमारे माइंड में अगर कुछ हो रहा है तो उसका रिफ्लेक्शन हमारे बॉडी में दिखेगा, और हमारे बॉडी में भी अगर कुछ डिजीज है, यानी कुछ डिसीज है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसका असर हमारे माइंड पे होगा। सो देयर इज ए डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन बॉडी एंड माइंड। इसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस हीलिंग मेथड्स। हीलिंग के कई तरीके हैं, और जो जितने भी तरीके हैं हीलिंग्स के सारे पावरफुल हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। उसमें से कई हीलिंग मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वी विल प्रोवाइड काउंसलिंग सर्विसेज एज वेल, क्योंकि हीलिंग कैन बी डन बाय काउंसलिंग ऑल्सो। इफेक्टिव काउंसलिंग अगर आपको मिल जाता है तो आई बिलीव कि देयर इज ए पावर इन ईच वन ऑफ अस एंड वी कैन ओवरकम विद द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग। सो आई थिंक काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डिजीज को अपने वश में करने के लिए। सो वी विल प्रोवाइड द काउंसलिंग सर्विसेज। वी विल टीच माइंड एंड बॉडी रिलैक्सेशन टेक्निक्स। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आज की डेट में रिलैक्सेशन हर लोग भुला हुआ है, कईयों को इसका अवेयरनेस नहीं है और इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो हम बॉडी रिलैक्सेशन टेक्निक्स के बारे में बताएंगे। कई पावरफुल टेक्निक्स हैं कैसे हम अपने माइंड और बॉडी को रिलैक्स रख सकते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट डाइट। जैसा अन्न वैसा मन, हम सब लोग हमेशा सुनते हैं। तो अपने अन्न के ऊपर ध्यान रख करके हम अपने डिजीज को काबू कर सकते हैं। तो राइट डिजीज डाइट के बारे में भी हम बात करेंगे इस होलिस्टिक हेल्थ केयर प्रोग्राम में। द लास्ट वन इज सेल्फ एम्पावरमेंट विथ सेल्फ कंट्रोल। हम सेल्फ कंट्रोल करके, आत्म संयम हम बरत करके कैसे अपने आप को पावरफुल बना सकते हैं। हम सब पावरफुल इंसान हैं, लेकिन हम अपने पावर को भूल गए हैं। उस पावर को हम एक्टिवेट करेंगे, उस पावर्स को हम ट्राई करेंगे कि कहाँ है, उसको हम कैसे एक्टिवेट करेंगे ताकि हम अपने ऊपर कंट्रोल पा सकें। ये भी हम इस सेशन में बताने वाले हैं। तो दीज आर दी मेन टॉपिक्स ऑफ आवर forthcoming holistic healthcare program. So any question? Any question? मेरे को लगता है कि आप सब लोगों को सब चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, तो मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन अगर है तो जरूर पूछें। आपने बहुत अच्छे से बताया भाई, इसलिए जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। ऑल राइट, योगेश सर कुछ पूछना चाहेंगे? कुछ स्पेसिफिक, हमारे पास एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। ऑल राइट सर, सो वी विल रैप अप नाउ। एक चीज और रिमाइंड करा दूं, अगर आप फर्दर कोई सेशन में आना चाहें तो जो मैंने क्वेश्चनायर दिया है, उस क्वेश्चनायर को आप सेल्फ असेसमेंट करके फिर हमें अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you for joining all participants. Thank you so much. Bye.